हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट कॉस्टिंग। लेकिन कुछ लोग इस यूनिट कॉस्टिंग को कॉस्ट शीट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमने इसके आगे या कॉस्ट शीट लिखा है। अब जनरली ये कॉस्ट शीट क्या होता है? तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जो यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक में बनाया जाता है। इसलिए कुछ लोग इसे यूनिट कॉस्टिंग की जगह क्या कहते हैं? कॉस्ट शीट कहते हैं। तो कॉस्ट शीट और यूनिट कॉस्टिंग की बात करने से पहले, आगे इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, एक सबसे जरूरी बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि हम जो हमारी तैयारी कर रहे हैं वो इन नोट्स में से कर रहे हैं बेटा। ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के नोट्स हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, ये मैंने खुद ने बनाए हैं, ये मेरी खुद की मेहनत के नोट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं नोट्स में से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स आप देख लीजिए। ये नोट्स मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं और हम इन्हीं नोट्स में से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी तक आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक देखा, तो जब आप इसमें आगे आएंगे तो आपको इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कॉस्ट शीट भी हम इसमें से पढ़ेंगे, तो सब कुछ हम इसी में से पढ़ रहे हैं। जैसे आप आगे आते हैं, आपने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा है, या यूनिट कॉस्टिंग हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है। ये देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको यहीं से पढ़ाए थे। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, लेकिन ये नोट्स इतने शानदार बने हैं, इतने शानदार तरीके से मैंने नोट्स को बनाए हैं कि अब इस नोट्स की एक फर्स्ट कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट कॉपी, या यूं कहें कि इसकी एक पायरेटेड कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने इस नोट्स की पायरेटेड कॉपी मार्केट में सर्कुलेट करी है, उन्होंने सिर्फ एक ही मेहनत की है इस नोट्स में। उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट लगाने के अलावा इस नोट्स में अकाउंट्स का ए भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, और एज इट इज नोट्स को मार्केट में क्या कर दिया है? सर्कुलेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं ये बात इतनी ईमानदारी से आपके सामने इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपके सामने, आपके लिए यूट्यूब चैनल पे मेरे फाइनल अकाउंट के लास्ट ईयर के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। जो वीडियोस आप देख रहे हैं उन वीडियोस में आपको डेट दिखेगी 2023। तो जो फाइनल अकाउंट भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी इन नोट्स में से ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मेरे ही नोट्स के ऊपर अपना खुद का स्टिकर लगा दिया और मार्केट में इसको सर्कुलेट कर दिया। अगर ये नोट्स उन लोगों के हैं जिन्होंने मार्केट में से सर्कुलेट किया है, तो आप एक काम कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। जब भी ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन का मौका लगे, तो आप बोलिएगा कि सर आपके नोट्स में से मुझे ये सवाल करके बता दीजिए। जो टॉपिक का जो सवाल आपको सबसे टफ लग रहा है ना, आप उस टॉपिक का उस सवाल को लीजिए और आप बोलिए कि सर आप ये सवाल हमें आपके नोट्स में से करके बताइए। क्योंकि बेटा उन्होंने सिर्फ नोट्स को ही कॉपी किया है, बाकी इस नोट्स में से पढ़ाया नहीं है। और अगर वो इस नोट्स में से पढ़ा रहे हैं, तो फिर पैसा किस बात का लिया जा रहा है? जब नोट्स उनके नहीं है, नोट्स मेरे हैं, इसमें से मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, तो वो किस चीज का पैसा मांग रहे हैं? और अगर वो इस नोट्स में से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर उन्होंने नोट्स क्यों सर्कुलेट किए? बात समझ आई आपको? या तो वो पूरा इस नोट्स में से पढ़ा रहे हैं, तो अगर पूरा इस नोट्स में से पढ़ा रहे हैं तो पैसा किस बात का? अब बोलेंगे साहब हम उनसे अच्छा पढ़ाते हैं। तो भैया आप सुबह सीख के आके शाम को पढ़ाओगे, तो एक दिन में आप इतना अच्छा सीख गए कि जो 15 साल से पढ़ा रहा आप उससे अच्छा पढ़ाने लग गए, और इतना ज्यादा आता आपको। ठीक है, तो बेटा ऐसे लोगों को आपको पहचानना जरूरी है। दे आर नॉट योर वेल विशर। ये आपको किसी भी टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ाएंगे। इनकी एक ही स्ट्रेटेजी है, ये सवाल किसी भी टॉपिक का सबसे आसान सवाल आपको सिखाएंगे और बोलेंगे देखा हमने क्या पढ़ाया, देखा हमने क्या पढ़ाया। ये आपको 2 फीट के पानी में तैरना सिखा रहे हैं बेटा। ये आपको कभी गहराई में लेकर नहीं जाएंगे। गहराई में जाने के लिए बोलेंगे कि आप वहां आ जाओ, वहां आके पैसा दे दो। और वहां आकर अगर आपने पैसा दिया और अगर आपको इसी में से पढ़ाया, तो पैसा देने के बाद आपको अफसोस होगा कि जो चीज फ्री अवेलेबल थी उसके लिए हमने क्या दे दिया? पैसा। और मुझे तो कुछ बच्चों ने बताया कि इन नोट्स में से पढ़ाया तो जा रहा है, और पढ़ाने के लिए भी 3 3 लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो बेटा एक अकेला आदमी जिसके खुद के नोट्स है, वो खुद पढ़ा रहा है, अगर आप उनसे पूछेंगे ना सर ये नोट्स आपके हैं, तो बोलेंगे नहीं। या तो वो आपकी बात को घुमा देंगे, या वो आपका जवाब नहीं देंगे, या वो बोलेंगे नहीं हमारी टीम ने बनाया। तो आप उनसे पूछिएगा सर टीम का नाम कहाँ लिखा आपके नोट्स में? ठीक है, तो जितना उन्होंने ऐड किया है इन नोट्स के ऊपर, देखो बेटा मेरे नोट्स है, लेकिन मैंने इतना एडवर्टीजमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है एडवर्टीजमेंट का। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मेरा एडवर्टीजमेंट है।
ठीक है, मुझे एडवर्टीजमेंट करने के लिए हर पेज पे मेरा एडवर्टीजमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं आपके लिए काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपके साथ खड़ा है, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो दो सवाल कराते और टॉपिक बदल देते, क्योंकि वो आपको सिर्फ आसान आसान चीजें सिखाएंगे। ठीक है, वो आपको सिर्फ आसान आसान चीजें सिखाएंगे। और अगर वो इतने विद्वान हैं तो आप उनका एक ट्रायल जरूर लीजिएगा, जब भी आपका उनसे आमना सामना हो या कभी आपको उनसे किसी माध्यम से इंटरेक्शन करने का मौका मिले, तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि सर इस नोट्स में से इस सवाल में मुझे समस्या है। आपको हम 10 मिनट दे रहे हैं, आप पीपीटी पे इस सवाल को लीजिए और आप अभी हमारा डाउट सॉल्व कीजिए। तो आपको भी पता चल जाएगा आपके उस मास्टर को कितना आता है। आपको भी पता चल जाएगा आपके उस मास्टर को कितना आता है। क्योंकि जो लोग किसी के नोट्स कॉपी कर सकते हैं, किसी के नोट सर्कुलेट कर सकते हैं अपना स्टिकर लगा के, ठीक है, उनका इस नोट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका ट्रायल लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसी नोट्स में से एक सवाल उन्हें दे दें जिन्होंने अपना खुद का नाम लिखा है। सवाल उन्हें दीजिएगा आप कि जिन्होंने अपना नाम लिखा। अगर वो बोल रहे हैं हमारी टीम का है, हमारी टीम वर्क है, टीम ने बनाया है, तो बोलना आपकी टीम का नाम कहाँ है। सबका क्रेडिट आप ही लोगे, आपकी टीम का क्रेडिट भी आप ही लोगे, किसी और के नोट्स का क्रेडिट भी आप ही लोगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। या आपको सिर्फ यूट्यूब पे जरूर मिलेंगे ये लोग, लेकिन ये आपको सिर्फ दाना डालने आते हैं बेटा। इनका उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, इनका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा कमाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा कमाना बुरी बात है, पैसा कमाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी और की मेहनत के ऊपर अगर अपना स्टिकर लगा के अपने आप को प्रमोट करोगे और फिर सामने वाले को बताओगे कि देखा हमने कैसा पढ़ाया, वो क्या पढ़ाता है, ठीक है, तो ये बात गलत है। कोई अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप उनकी स्ट्रेटेजी समझो। वो आपको कभी भी कठिन सवाल नहीं बताएंगे, वो आपको सबसे आसान सवाल करके बताएंगे। और सबसे अच्छा ट्रायल, अगर आपने उनके सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दी है, जो उनका सब्जेक्ट ही है, तो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों उनको समस्या हो रही है मेरे पढ़ाने से, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। तो आप उनके सब्जेक्ट, अगर आप उनसे तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उनके सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिएगा कि वो पेपर के सवाल भी आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये तो पता चले कि आप दोनों तरफ से चले आओ। तो आपको अगर इस नोट्स के सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इसके सॉल्यूशन फ्री में सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा कोई आपकी मदद इन नोट्स को सॉल्व करने में नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सबसे बेहतरीन नोट्स है, इससे अच्छी भी चीजें मार्केट में होगी, लेकिन क्योंकि इसकी एक पायरेटेड कॉपी मार्केट में आ गई, तो बेटा कॉपी वही चीज होती है जो अच्छी होती है। एक बात याद रखना, कॉपी उसी को किया जाता है जो अच्छा होता है, बुरी चीज को कोई कॉपी नहीं करेगा। तो वो पायरेटेड नोट्स है, कॉपीड नोट्स है, उसमें उन लोगों का योगदान एडवर्टीजमेंट लगाने के अलावा अकाउंट्स का ए भी उन्होंने ऐड नहीं किया है। दैट यू कैन चेक। इवन मैंने अभी फाइनल अकाउंट के भी कुछ पुराने वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें आपको डेट दिखेगी क्वेश्चन में 2023। तो जो फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूँ वो भी इन्हीं नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नोट्स मेरे हैं। तो जो पुराने वीडियो बने वो भी इसी में से बने। और आपके पास नोट्स कब आए है? अभी 1 महीने पहले। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं ये नोट्स किसके हैं, हु इज द क्रिएटर। तो बेटा जो निर्माता होता है ना, निर्माता से अच्छा निर्माता का सब्जेक्ट कोई और नहीं पढ़ा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप वो आ रहे, तो आपको सिर्फ 2 ही वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाएगा। जिसे ही लगेगा कि अब लेवल बढ़ रहा है वो टॉपिक ही बदल देंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। तैयारी अगर करनी है तो सही जगह से कीजिए। किसी को आपको अकाउंट का पैसा 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं इतनी कोई नहीं करेगा। दैट यू कैन चेक ऑल्सो। आप एक काम कीजिए, मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं अब आप उनके माध्यम पे जाके चेक कर लीजिए कि उन्होंने भी इतने ही लेक्चर बनाए हैं क्या, इतना ही पढ़ाया है कि वो सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य आपको बहुत कुछ सिखाना नहीं है। ठीक है, और वो बनेंगे ऐसे कि वो विद्वान बहुत अच्छे इंसान है। तो ये अच्छे इंसान ने क्या किया है वो आप खुद डिसाइड करें, ये आपके ऊपर है। और ज़्यादा आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, देन यू कैन आस्क योर सीनियर्स ऑल्सो। आपको आपके सीनियर भी बता देंगे कि नोट्स किसके हैं, कौन अकाउंट का टीचर है और कौन अकाउंट का टीचर नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है यूनिट कॉस्टिंग और इसी नोट्स में से पढ़ेंगे हम। ये तो सबसे वायरल नोट्स है। चलिए, तो यूनिट कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, तो सवाल ये है कि ये यूनिट कॉस्टिंग जिसे हम कॉस्ट शीट भी कहते हैं, ये होता क्या है।
तो यूनिट कॉस्टिंग, जिसे हम आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसी मेथड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की जिसका पर्पस होता है कि किसी भी सिंगल यूनिट, जो भी आप सिंगल यूनिट, यूनिट मतलब होता है इकाई, जो भी आप इकाई प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना। तो यूनिट कॉस्टिंग, जिसे हम आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं, एक कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड है जिसमें हम एक कॉस्ट पता करते हैं किसी भी सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने की। और ये जनरली ऐसी इंडस्ट्री में यूज की जाती है। यूनिट कॉस्टिंग का जो मॉडल है ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और सीमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है जहां पे एक समान प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहां पे इस मेथड का यूज किया जाता है। और यूनिट कॉस्टिंग जो होती है ये बिजनेस को या बिजनेसमैन को मदद करती है प्रोडक्शन की कॉस्ट पता करने में, ये मदद करती है एप्रोप्रिएट प्राइस सेट करने में, और ये मदद करती है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, मतलब संभावनाओं को तलाशने में कि कैसे हम हमारी लागत को कम करें। तो ये जो यूनिट कॉस्टिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है आपके अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा फॉर्मेट बेस्ड है, और क्योंकि ये आज पहला लेक्चर है तो ये आपको बहुत आसान लगेगा बेटा। ठीक है, तो आसान कोई भी टॉपिक आपको सिर्फ पहले दूसरे लेक्चर में ही लगेगा, बाकी आपको उससे ज्यादा, अगर आप जब लेवल की पढ़ाई करेंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन का लेवल है, तब आपको पता चलेगा कि टॉपिक में कितना दम है। तो कोई अगर आपको आसान आसान चीजें पढ़ा रहा है ना, ये समझ लो उनका उद्देश्य पढ़ाना नहीं है। तो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट क्या होता है? तो कॉस्ट शीट एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? डिटेल्ड स्टेटमेंट जो बताता है, दैट शोज द टोटल कॉस्ट। जो हमें क्या बताता है? टोटल कॉस्ट बताता है। टोटल कॉस्ट बताता है, इसका मतलब आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा, तो उस रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर बेचने तक आपने जहां जहां पे जो जो खर्चा किया होता है ना, उन सभी खर्चों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और जिस स्टेटमेंट में लिखकर उन्हें जोड़ा जाता है उसी को कहा जाता है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या होता है? तो कॉस्ट शीट एक ऐसा डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर जब तक वो चीज बनकर बिक नहीं जाती है, तब तक जिस जिस स्टेज पे जो जो खर्चा किया जाता है, उन सभी खर्चों को क्या किया जाता है? एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है। और जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है उस स्पेसिफिक पीरियड की, तो वो जिस स्टेटमेंट में लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट शीट कहते हैं। तो ये कॉस्ट शीट जो प्रिपेयर्ड होती है, ये प्रेजेंट करती है कॉस्ट का ब्रेकडाउन, कि कहाँ कहाँ पे अपने कॉस्ट को क्या किया है? टुकड़ों में बांटा है। अब देखिए कॉस्ट शीट का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। तो रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। उन एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से रिलेटेड आपको क्या करना है? एक्सपेंसेस लिखना है। जैसे आप रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिख देंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगी प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में फिर जोड़े जाते हैं फैक्ट्री के खर्चे। उस प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? फिर जोड़े जाते हैं फैक्ट्री के खर्चे। तो जैसे आप फैक्ट्री के खर्चे प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे आप फैक्ट्री के खर्चे प्राइम कॉस्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्योंकि जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो सबसे पहले उसे कहां पर लेकर जाएंगे? तो सबसे पहले उसको फैक्ट्री में लेके जाएंगे, जहां पे वो रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट होगा? तो रॉ मटेरियल एक प्रकार से प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कहाँ पे कन्वर्ट होगा? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो इसमें जोड़े जाते हैं। जैसे आप फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे इसमें जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जोड़ देंगे, तो आपको जो मिलेगा उसे कहेंगे हम फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फिर इस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट में जोड़े जाएंगे ऑफिस के खर्चे, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक है, ऑफिस के खर्चे इसमें क्या किए जाएंगे? जोड़े जाएंगे। तो जैसे फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट में आप ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो अभी आगे स्टेटमेंट में हम आपको समझाएंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अंतर क्या होता है।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिर हम जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेकर आना, उस रॉ मटेरियल को भेजना फैक्ट्री में, फैक्ट्री से जाएगा ऑफिस में, ऑफिस से जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास। समझ गए? सिंपल सा कंसेप्ट है। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को सबसे पहले कहाँ पे भेजो? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में माल बन के तैयार हुआ, फैक्ट्री से जाएगा ऑफिस में, ऑफिस में क्या होगा? उसकी पेकिंग वेकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी पेकिंग वगैरह कहाँ पे होगी? ऑफिस में। ऑफिस से कहाँ पे जाएगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास, जिसका काम क्या होगा? उस माल को बेचने का। तो सिंपल से स्टेप्स है, पहले रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आके कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, यहाँ पे वो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगी? पेकिंग होगी, स्टिकर लगेगा, ठीक है, खुद का। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो कहाँ पे होगा? वो ऑफिस में होगा। तो ऑफिस में ये काम हो गया, फिर वहां से वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास। कहाँ पर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको बेचने के लिए पैसा खर्च करेगा, उसका एडवर्टीजमेंट करेगा। तो आपको इस तरीके से क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो आप क्या करना है, इसके अंदर एक पूरा फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को हमें समझना है। हार्डली 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल में आपको पूरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा। और फिर हम इसकी क्या करेंगे? वही 10 से 12 लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जाम के लिए हम तैयार करेंगे इस टॉपिक के लिए। तो टोटल कॉस्ट आने के बाद, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? तो टोटल कॉस्ट देखो आप, टोटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल भी आ गया, फैक्ट्री भी आ गया, ऑफिस भी आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। दिखा आपको यहाँ पे? ये जो टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट में आपके चारों खर्चे आ गए। इसमें हमने रॉ मटेरियल का खर्चा भी लिख दिया, इसमें हमने फैक्ट्री का खर्चा भी लिख दिया, इसमें हमने ऑफिस का खर्चा भी लिख दिया, इसमें हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी लिख दिया। फिर टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को जोड़ते हैं। टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो जैसे हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट या लॉस को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेल्स। आपको क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखना है, उस रॉ मटेरियल में आपको फैक्ट्री के खर्चे जोड़ना है। जैसे आप फैक्ट्री के खर्चे जोड़ेंगे तो आपको ऑफिस के फैक्ट्री के खर्चे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें आप ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे, ऑफिस के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे। तो सीक्वेंस याद रखो, रॉ मटेरियल पहले आने के बाद कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, तभी तो माल बनेगा। फैक्ट्री से कहाँ पे जाएगा? ऑफिस में, जहाँ पे क्या होगा? उसकी पेकिंग होगी, उसके ऊपर स्टिकर लगेगा खुद का। ठीक है, वहां से कहाँ पर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करेगा। उसको बेचने के लिए क्या करेगा? खुद का एडवर्टीजमेंट करेगा या कंपनी का एडवर्टीजमेंट करेगा। तो टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट होगा। और फिर टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सेल्स। तो इस तरीके से क्या होता है? यूनिट कॉस्टिंग में एक पूरा प्रोफार्मा होता है। और इस फॉर्मेट में देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले एक ऐसा एक स्टेटमेंट बनता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट में सबसे पहले निकलती है प्राइम कॉस्ट। तो देखो मैंने कॉलम बनाया पर्टिकुलर का, पर यूनिट कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, लाइन से खर्चे दिए रहेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये खर्चा फैक्ट्री का है या ऑफिस का है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्या देखना आपको कि ये खर्चा फैक्ट्री का है, ऑफिस का है? ये देखो, फैक्ट्री का है, ऑफिस का है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। जहां का खर्चा होगा वहां पे लिखना है, टोटल लगाना। सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करना है? रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखना है। और ये रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस कहां पर आते हैं? प्राइम कॉस्ट में आते हैं। तो कैसे पता करते हैं प्राइम कॉस्ट? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में अगर आपको रॉ मटेरियल दिया होगा तो सबसे पहले आप लिखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें से आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब सवाल ये कि सर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल आपके पास पहले से रखा, उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। जो आखिरी में बच गया उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड। फिर इसमें हम ऐड क्या करेंगे? कैरेज इनवर्ड। बेचते समय जो भी भाड़ा दिया जाता है उसको कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। इसमें ऐड होगा कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड का मतलब बेचते समय जो भाड़ा देते हैं उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। और फिर इसमें से माइनस होगा सेल या सॉरी 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 सॉरी
सेल और रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। जैसे आप सेल और रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखना है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ना है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटाना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो ओपनिंग का मतलब जो रॉ मटेरियल पहले से रखा वो जोड़ देना, जो बाद में बच गया उसको क्या कर देना, घटा देना। ये क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, सब कुछ दिया होगा सीक्वेंस वाइज, आपको बस क्या करना है, उसको यहाँ पे पुट करना है। उसमें कैरेज इनवर्ड जोड़ देना, कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदते समय का भाड़ा, और उसमें सेल और रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल क्या कर देना, माइनस, तो आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब इतने रॉ मटेरियल का हमने यूज किया, कंज्यूम किया मतलब यूज किया। फिर इसमें ऐड करना, अब सब कुछ ऐड होगा, इसमें ऐड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्टिव लेबर। और क्या ऐड होगा, प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्टिव लेबर। तो जैसे ही आप ये सभी चीजें इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगी आपको, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसमें से घटाएंगे, कैरेज इनवर्ड उसमें जोड़ेंगे, सेल और रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल उसमें से घटाएंगे, तो मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उस रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ना है, डायरेक्ट वेजेस जोड़ना है, प्रोडक्टिव लेबर जोड़ना है। जैसे आप ये सभी चीजें जोड़ देंगे आपको क्या मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। प्राइम कॉस्ट आने के बाद, प्राइम कॉस्ट आने के बाद प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के खर्चों में फैक्ट्री का खर्चे जोड़ना, उसमें ऑफिस के जोड़ना, उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जोड़ना है। तो रॉ मटेरियल का जो टोटल होता है उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, फैक्ट्री तक का जो टोटल होता है उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, ऑफिस तक का जो टोटल होता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी जोड़ दोगे तो जो टोटल आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गई, उसमें आपको फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे क्या करना है, ऐड करना है। फैक्ट्री जिसे हम वर्क ओवरहेड भी कहते हैं। तो सवाल है कि सर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं, तो देखो बेटा, ये जो लिस्ट आपके सामने है ये फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड है। इसका मतलब ये वो खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखे जाते हैं। कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो नाम पढ़ते से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर ये फैक्ट्री का। देखो इसमें लिखा है रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का खर्चा है। लोकल टैक्स फैक्ट्री पे ही लगता है। हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री का ही होता है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में ही होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट एंड मशीन ये भी फैक्ट्री में ही होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट और मशीन कहां पर होगी, फैक्ट्री में होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, जब प्लांट ही फैक्ट्री में है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा भी फैक्ट्री का हुआ। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, नाम ही लिखा फैक्ट्री मैनेजर। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो ऑफिसर है उसकी सैलरी अलाउंसेस ये भी फैक्ट्री का ही होता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, तो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कहां पर होता है, फैक्ट्री में ही होता है, तो ये भी फैक्ट्री का ही खर्चा है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये थोड़ा सा देखो, ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या होता है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब होता है एक ऐसे डिपार्टमेंट को आप सैलरी दे रहे हैं जिनका काम है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी ड्राइंग बनाना, उसकी डिजाइन बनाना, उसका लेआउट बनाना। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या होता है, तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी मींस एक ऐसे डिपार्टमेंट को आप सैलरी दे रहे हैं जिसका काम क्या है, जिसका काम है जिस प्रोडक्ट को आपने बनाया है उसकी ड्राइंग, उसका ग्राफ, उसका चार्ट इन्होंने बनाया है। तो ये सब काम जो होता है ये फैक्ट्री में होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस प्रोडक्ट की क्या की जाती है, एक ड्राइंग बनाई जाती है, एक इमेज बनाई जाती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी मटेरियल इकट्ठा किया, मशीन में डाला, जो बन के तैयार होगा वो हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, पहले उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हमें बनाना उसकी क्या बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो ये सब काम कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। प्रोडक्ट की डिजाइन बनाना, प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाना, प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना, प्रोडक्ट का चार्ट बनाना, ये सब काम फैक्ट्री में होता है। तो जब उस डिपार्टमेंट को या वहां पे जब जो भी खर्चा किया जाता है, उस काम के लिए जो खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफिस सैलरी। फिर लिखा स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे टूल्स, ये भी फैक्ट्री में होते हैं।
टेक्निकल डायरेक्टर फी ये भी फैक्ट्री में होता है। कैंटीन एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस ये भी वही होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मतलब प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों का होता है, तो उसमें क्या होता है कंपनी पैसा जमा करती है, तो ये भी फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, आगे दिया एक्सपेंसेस ऑफ आइडल टाइम, ये भी फैक्ट्री है। ओवर टाइम सैलरी फैक्ट्री, सुपरविजन इंस्पेक्शन फैक्ट्री। तो खर्चा जितने भी दिया है इन्हें पढ़ते से ही आपको समझ आ जाएगा कि सभी खर्चे कहाँ के, फैक्ट्री के। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिस्ट को एक बार दो बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये फैक्ट्री का खर्चा है। तो जैसे फैक्ट्री के खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देंगे जो भी मिलेगा उसे, तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। लेकिन इसमें एक चीज और लिखी जाती है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट निकालने के पहले यहाँ पे एड और लेस किया जाता है। क्या एड और लेस किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को क्या करते हैं, सॉरी सॉरी फिनिश गुड्स तो नीचे आता है। देखो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में आता है रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में आता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, निर्माण कार्य प्रगति पर। ठीक है, निर्माण कार्य प्रगति पे प्रोग्रेस, और यहां भी आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे लिखते हैं, फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पे हमेशा काम चलता है। वर्क क्या होता है, प्रोग्रेस में होता है। फिनिश गुड्स कहां पर आएगा, ऑफिस के बाद। फिनिश गुड्स कहां पर आएगा, ऑफिस के बाद। देखो मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कहां पर आता है, प्राइम कॉस्ट में। तो इतना याद रखिएगा, प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग आता है, फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग आता है, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग आता है ऑफिस के बाद। ठीक है, क्योंकि जो भी मटेरियल होता है उसकी तीन स्टेज होती है, या तो वो कच्चा होगा रॉ मटेरियल रहेगा, या उसका काम चलते रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, या वो बनके तैयार हो जाएगा मतलब वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो आपको मिल जाएगी फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, ओपनिंग जो होता है ना बेटा वो हमेशा प्लस होता है। जो ओपनिंग होता है ना वो हमेशा प्लस होता है। ओपनिंग चाहे रॉ मटेरियल हो, ओपनिंग चाहे फिनिश गुड्स हो, ओपनिंग चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, तीनों जो चीजें होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। और जो क्लोजिंग होता है वो माइनस होता है। तो देखिए इसी के नीचे क्लोजिंग लिखा माइनस है, इसी के नीचे क्लोजिंग लिखा माइनस है, और ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग लिखा माइनस है। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री का लिखना है फैक्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस का लिखना है फैक्ट्री में, और फिनिश गुड्स का कहां पे लिखना है, ऑफिस के बाद। फिर इसके बाद फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आने के बाद इसमें ऑफिस के खर्चे जोड़े जाते हैं। कौन से खर्चे जोड़े जाते हैं, ऑफिस के खर्चे। तो ऑफिस के खर्चे कौन से होते हैं बेटा, तो ऑफिस के खर्चे देख लो, ऑफिस रेंट एंड रेट होता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीनिंग ऑफ ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस असेट, रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस असेट, ऑफिस एम्प्लॉय सैलरी, टेलीफोन एंड पोस्टेज, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, सैलरी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कहाँ बैठेगा, ऑफिस में, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लिखा है, ठीक है, बैंक चार्जेस ये भी सब ऑफिस में आएगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, काउंटिंग हाउस सैलरी, ये समझना था। काउंटिंग हाउस सैलरी क्या होता है, तो काउंटिंग हाउस मतलब आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसकी सैलरी जब आप देते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग हाउस सैलरी। मतलब काउंटिंग हाउस मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आपका अकाउंटिंग का काम कर रहा है, जो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग हाउस। तो उसे जब पैसा दिया जाता है तो वो किस में आता है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। तो आप क्या करेंगे, ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा है यहाँ पे, ये वाले खर्चे लिखे जाते हैं। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ा घटाया जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो माल बेचा उसकी लागत। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जो माल बनाया उसकी लागत। बनाया और बेचा दोनों में अंतर होता, बनाए थे आपने 10,000 यूनिट, बेचे आपने 8,000 यूनिट। ठीक है, बनाए कितनी थी 10,000, बेची कितनी 8,000, इसका मतलब बची कितनी 2,000।
ठीक है, बनाई कितनी थी 10,000, बेची कितनी 8,000। तो बनाई थी 10,000, तो 10,000 की जो लागत है उसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेची आपने 8,000 है, तो 8,000 की जो कीमत होगी उसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अंतर समझ आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो माल बनाया उसकी लागत, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? तो जो माल बेचा उसकी लागत, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे, उसके बाद उसमें ऐड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखिए इसमें कौन सा खर्चे आते हैं, नाम पढ़ते से समझ आ जाएगा कि हाँ ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टीजमेंट एंड सैलरी टू सेल्स पर्सन, एडवर्टाइजिंग, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, क्योंकि ये सब एडवर्टीजमेंट के लिए किया जा रहा है। बेड डेप्थ, जनरली क्या होता है, कुछ ऑथर क्या करते हैं, बेड डेप्थ को इग्नोर करते हैं, कुछ ऑथर बेड डेप्थ को लिखते हैं। तो आप बेड डेप्थ को ये मान सकते हैं कि बेड डेप्थ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, गलत लोगों को माल बेच दिया, इसलिए वो पैसा डूब गया। तो बेड डेप्थ जनरली आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखा जाता है, जनरली नहीं, या तो लिखा ही नहीं जाएगा, या लिखा जाएगा तो कहां पे लिखा जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम हमेशा बेड डेप्थ को लिखेंगे, और कहां पे लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखेंगे। कमीशन ऑन सेल्स, ये भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग एजेंट, तो ये भी सेल करने ही भी गया। कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड, तो बेचते समय का जो भाड़ा होता है दैट इज कॉल्ड कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड, वो भी इसी में लिखा जाता है। कस्टमर रिक्रिएशन एक्सपेंसेस, कस्टमर को रिक्रिएशन मतलब उनके एंटरटेनमेंट पे कोई पैसा खर्च किया, क्यों, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, किया जाता है ऐसा खर्चा ताकि लोग आए और आपका माल खरीदे। जनरली ऐसा क्या काम किया जाता है, सरल सरल सवाल पढ़ाएंगे ताकि लोग उनका माल खरीदें, तो ऐसा ये स्ट्रेटेजी होती है। आगे बढ़ते, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, तो ये क्या होता है, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। शोरूम एक्सपेंसेस, गोडाउन एक्सपेंसेस, ब्रांचेस एंड एजेंसीज एक्सपेंसेस, पोस्टेज रिलेटेड टू सेल्स एंड फ्री सैंपल्स। ये सैंपल नहीं है, फ्री सैंपल से, फ्री सैंपल मतलब आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, क्यों, इन ऑर्डर टू प्रमोट द गुड्स। तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। जैसे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ये सभी चीजें लिख देंगे, आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जोड़ना प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगी सेल्स। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट की देखिए प्रैक्टिस इस तरीके से भी की जा सकती है। समझना ध्यान से आप, बहुत आसान है। मैं अब इस फॉर्मेट को आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, प्राइम कॉस्ट निकालो। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, प्राइम कॉस्ट निकालोगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखोगे। तो प्राइम कॉस्ट लिखने के बाद उसमें ऐड किया जाएगा फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड ऐड किया जाएगा। फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। छोटा सा फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट मैंने आपको जो पीछे पढ़ा है वो मैं यहाँ आपको बनाकर बता रहा हूँ। फैक्ट्री कॉस्ट आता है, फैक्ट्री से कहाँ पे जाता है, ऑफिस में, तो ऑफिस का खर्चा जोड़ दो। क्या जोड़ दो, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड जोड़ दो। जैसे आप ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आपको मिल जाएगी टोटल। बस ये फॉर्मेट होता है। अब इसमें दो तीन चीजें मैंने क्या कर की है, एक्स्ट्रा ऐड की है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले मैंने क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैंने क्या किया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैंने इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया है। तो फॉर्मेट में ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करना है, माइनस। जैसे फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, वैसे ऑफिस के बाद क्या करते हैं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। और प्राइम कॉस्ट में किसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट होता है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लिखनी नहीं है। आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, तो कौन कौन सी चीजें जो नहीं लिखना, ये दी जाएगी आपके मजे लेने के लिए, और जो लिख के आ गया उसका सवाल गलत। एडवांस टैक्स नहीं लिखना है, क्योंकि ना ये तो रॉ मटेरियल का खर्चा है, ना फैक्ट्री का है, ना ऑफिस का है, ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, तो ये तो सेल के बाद का, तो ये भी नहीं लिखना है। डिविडेंड पेड, तो देख लो ना रॉ मटेरियल का है, ना प्राइम कॉस्ट का है, ना फैक्ट्री का है, ना ऑफिस का। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में कहीं नहीं होता है खर्चा, इसलिए इन खर्चों को छोड़ा जाता है। डिविडेंड मिला तो कहाँ मिला, ठीक है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिला, डोनेशन पेड, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये वो खर्चे हैं
जो आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस में कहीं भी नहीं लगते हैं। जब रॉ मटेरियल रहता है तब से लेकर माल बेचने तक ये खर्चा कहीं भी किया नहीं जाता है, इसलिए इन खर्चों को क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। इसमें डोनेशन पेड आता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन आता है, इनकम टैक्स पेड आता है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, इनकम टैक्स रिफंड आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन होता है, परचेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब इन खर्चों को देख के आप देखिए, सोचिए कि खर्चा ना तो रॉ मटेरियल में होगा, ना फैक्ट्री में होगा, ना ऑफिस में होगा, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, इसलिए खर्चा नहीं लिखा जाता। अब सवाल, सर कंप्यूटर खरीदा वो तो लिख सकते थे। तो बेटा कंप्यूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल का मतलब एक बार खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, इसलिए ये नहीं लिखते हैं। आपने डिलीवरी वैन खरीदी तो ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब आज खरीदी, इसका बेनिफिट हमें 5-10 साल तक मिलेगा, इसका डेप्रीसिएशन लिखा जाएगा, लेकिन आपको ये खर्चा नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है, सेल ऑफ मशीन नहीं लिखना है। तो ये वो खर्चे हैं जो आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो पूरा ये जो कॉस्ट शीट है ये पूरा फॉर्मेट बेस्ड है, ये फॉर्मेट हमें याद करना है, और ये फॉर्मेट आप एक ही सेशन में सीख जाएंगे। जब एक सवाल कर लेंगे ना तो आपको लगेगा अरे वाह सर आपने कितना अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो बेटा आसान सवाल रहेगा, शुरुआत में 2-3 सवाल आसान रहेंगे, वो आपको फॉर्मेट याद कराने के लिए पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसका क्या करेंगे? लेवल बढ़ाएंगे, और पूरा एग्जाम के लेवल को क्रॉस करते हुए हम हमारी क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। तो इस सेशन को हम इतने ही रखते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता। साथ में अगर आप फ्री नोट्स, मेरे नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके वहां से फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर ले सकते हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे की प्रिपरेशन करेंगे, कॉस्ट शीट का एक पूरा सवाल सॉल्व करेंगे।